नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी 28 नवंबर को इफ्फी के मंच से ज्यूरी चीफ नादाव लापीद ने जब कश्मीर फाइल्स के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, तभी तय हो गया था कि आज का दिन इस विषय पर मचने वाले बवाल के नाम रहेगा। नादाव ने जो कहा उसे कैसे लिया जाए, उसे एक फिल्म के बारे में एक आलोचक की पेशेवर राय भर माना जाए या फिर ऐतिहासिक घटनाओं पर एक पॉलिटिकल कमेंट। लापीद एक यहूदी हैं, माने उस कौम का हिस्सा जिसने खुद इतिहास के सबसे विभत्स नरसंहारों में से एक का दंश झेला। लापीद इजराइल के नागरिक भी हैं, जिसके साथ भारत का सहयोग हर बीतते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए उनकी बात को इतनी तरह से मथा जा रहा है जिन्हें एक बार में समेटना मुश्किल है। लेकिन ये विचार तो किया ही जा सकता है कि इस घटना के बाद आ रही प्रतिक्रियाओं को कैसे देखा और समझा जाए कि ये प्रतिक्रियाएं एक देश के रूप में हमारे बारे में और हमारे वक्त के बारे में क्या बताती हैं। और सबसे अहम बात सवाल ये कि क्या कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन को एक ही फिल्म में बताए गए कथानक में समेटा जा सकता है, और क्या वो फिल्म कश्मीर फाइल्स ही है? आइए जवाबों की तलाश शुरू करें दिन की बड़ी खबर में। सवालों को उठाने और जवाबों को तलाशने से पहले ज़रूरी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी सही जानकारी हासिल की जाए। तो हुआ ये कि 28 नवंबर को गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया माने इफ्फी का एक कार्यक्रम था। मौका था 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन समारोह का, जो कि 20 से 28 नवंबर तक चला। इस फेस्टिवल में एक सेक्शन होता है इंडियन पैनोरमा नाम से। इसी सेक्शन में RRR, जय भीम, सिनेमा बंदी, खुदीराम बोस और मेजर जैसी फिल्मों के साथ द कश्मीर फाइल्स को भी दिखाया गया था। तमाम फिल्म फेस्टिवल्स की ही तरह इफ्फी में भी एक ज्यूरी बोर्ड होता है जो प्रदर्शित की गई फिल्मों को अलग अलग पहलुओं पर आंकता है। इसी ज्यूरी बोर्ड के चेयरमैन थे नादाव लापीद। चूंकि इफ्फी का आयोजन भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है, इसीलिए समापन समारोह के दौरान केंद्र और गोवा सरकार से जुड़े मंत्री और अधिकारी समारोह में मौजूद थे, और इनमें सबसे बड़ा नाम था केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का। उनके अलावा कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर के फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां भी थीं। इन सब के सामने जब ज्यूरी बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से नादाव लापीद बोलने खड़े हुए तो सभी सन्न रह गए। क्यों, ये आप खुद सुन लीजिए। I would like to thank the director of the festival and the head of the programming for the cinematic richness of the program, for its diversity, for the complexity. It was intense. We saw 7 films in the debuting competition, 15 films in the international competition, the front window of the festival. 14 out of them had their cinematic qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. ये पहली बार नहीं था कि किसी फिल्म को अश्लील कहा गया, और ना ही पहली बार किसी फिल्म को प्रोपेगेंडा की संज्ञा दी गई थी। लेकिन द कश्मीर फाइल्स बनी ही ऐसे विषय पर है जिस पर बात करते हुए भारत में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है। कश्मीर में उग्रवाद से पनपा आतंकवाद और एक राजनीतिक मकसद के लिए संगठित रूप से हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा इतिहास में दर्ज है। ये तथ्य है कि हिंदुओं के समूह जगह जगह नरसंहार का शिकार हुए और एक पूरे समुदाय को उसका घर बार छोड़कर विस्थापित होने पर मजबूर किया गया। हजारों भारतीय नागरिक अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए। कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी पर कभी इसमें शामिल होने तो कभी इसे मौन स्वीकृति प्रदान करने का आरोप लगते रहे। तमाम राजनीतिक दलों ने कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा का दोहन तो किया, लेकिन 32 साल बीतने के बाद भी कश्मीरी हिंदू वापस उन गली मोहल्लों में नहीं बस पाए जहां से वो बेदखल कर दिए गए थे। इलाज का दावा करने वाले बने रहे, लेकिन घाव भरा नहीं। इसीलिए विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं में एक टीस बनी रही कि उनके अपने देश ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। इसीलिए कश्मीर फाइल्स को खालिस फिल्म के तौर पर नहीं देखा गया। उस फिल्म में जो दर्शाया गया उसकी तथ्यात्मक सटीकता और राजनीति पर भी बात हुई। पूरी बहस ने जैसे लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया था।
एक पक्ष कहता था कि कश्मीर फाइल से ज़्यादा स्पष्टता के साथ कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा को कभी पर्दे पर उतारा नहीं गया, और दूसरा पक्ष ये कहता था कि कश्मीर फाइल्स एक बेईमान फिल्म है जो कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा का इस्तेमाल कर वहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करती है। ऐसे में लापीद की टिप्पणी को एक कैंप के पक्ष में दिए गए बयान की तरह देखा गया, और इस बार बहस सिर्फ भारत में ही नहीं हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई, क्योंकि पहली मुखर प्रतिक्रियाओं में से एक तो भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलन की ही थी। गिलन इफ्फी के कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने ट्विटर पर बड़े भावुक और मुखर शब्दों में एक थ्रेड लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि लापीद को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि भारत ने इजरायल का इफ्फी में गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन लापीद ने इस सत्कार की लाज नहीं रखी। बाद में गिलन ने एक बयान भी जारी किया, सुनिए। I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual, another individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is obviously different. I'm very happy in India. I think that the relations will continue regardless of this or another individual, and we will continue to celebrate our cooperation and our culture closeness and our unity rather than focusing on disturbing noises. विदेश में पदस्थ राजनयिक इतने तीखे शब्दों में प्रायः अपनी बात नहीं रखते। फिर नाओर गिलन की प्रतिक्रिया को कैसे समझा जाए, ये सवाल हमने किया डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से। डॉक्टर हुसैन दिल्ली विश्वविद्यालय के SGTB खालसा कॉलेज में पढ़ाते हैं और उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मामलों का शोध किया हुआ है। वो नियमित रूप से इस विषय पर लिखते भी सुनते हैं नाओर गिलन के बयान पर उन्होंने क्या कहा। जो कमेंट आया है और वो जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स आए हैं इजरायली एम्बेसडर के, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो यही है दैट इजरायली गवर्नमेंट एंड इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री दे डोंट वांट एनीथिंग, वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा इशू हो जिसकी वजह से इंडिया और इजराइल के संबंधों के ऊपर किसी भी तरह का एक गलत इन्फ्लुएंस पड़े। इंडिया और इजराइल के रिलेशंस आजकल बहुत अच्छे हैं और बहुत तेजी से बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये उनके रिएक्शंस का कि जब फिल्म मेकर लापीद ने क्रिटिसाइज किया इस मूवी को, और क्रिटिसाइज करने में उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया प्रोपेगेंडा, तो उसके जवाब में जब उनका क्रिटिसिज्म हुआ तो बहुत सारे इंडियंस ने ये ट्वीट किया कि आपको कैसा लगेगा अगर हम होलोकॉस्ट को प्रोपेगेंडा कहें या फिर होलोकॉस्ट पे जितनी मूवीज बनी हैं हम उनको प्रोपेगेंडा कहें। एम्बेसडर ने भी उसी एक मूवी का नाम लिया और कहा कि नदाब लापीद के स्टेटमेंट के बदले में इंडिया में जो रिएक्शन आ रहा है उसमें मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये देखकर कि शिंडलर्स लिस्ट जैसी मूवी को और होलोकॉस्ट जैसे दर्दनाक इवेंट को भी प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने सीधा सीधा फिल्म मेकर नदाब को ब्लेम किया है। सो ये जो दो चीजें हैं वो एक साथ काम कर रही हैं। एक पॉलिटिकल रीजन कि किसी भी वजह से एक इजरायली फिल्म मेकर या एक इजरायली सिटीजन के कथन के व्याख्यान की वजह से इंडिया भारत और इजराइल के रिलेशनशिप पे असर ना पड़े, और दूसरा कि इसका इनडायरेक्ट असर ये भी हो रहा है कि होलोकॉस्ट को ही डिनाई किया जा रहा है। होलोकॉस्ट डिनायल के खिलाफ इजराइल में कानून भी है, बट वहां तक तो बात नहीं पहुंची। बट एम्बेसडर नहीं चाहते कि किसी भी वजह से होलोकॉस्ट को भी चैलेंज किया जाए। उनके खुद के ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स होलोकॉस्ट के सताए हुए हैं, तो उनके लिए एक पर्सनल मैटर भी है। अगर 28 को लापीद का बयान वायरल हुआ था तो 29 नवंबर नाओर गिलन के थ्रेड के नाम रहा। लेकिन जैसा कि स्वाभाविक था, कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी अपना पक्ष रखा। प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है दोस्तों। ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सेल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे, और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए।
पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अनुपम खेर फिल्म के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। उन्होंने भी लापीत के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे शर्मनाक बताया। नहीं, मुझे बहुत अलग अलग पहलुओं पे दुख हुआ। मुझे एक तो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इतने अच्छा हुआ, मैं वहाँ पर खुद था, इतने अच्छे पैमाने पर इतना सब कुछ सबने अच्छा किया, और फिर उसका अंत इस तरह के बयान से, एक जूरी मेंबर, वो भी जूरी मेंबर के बयान से, अगर उसको फिल्म अच्छी नहीं लगी तो वो कह सकते थे मुझे फिल्म लगी, मगर उसमें एक एजेंडा ऐड करना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, उनको किसी भी हालत से ये हक नहीं है इस तरह की बात करने का। अपने घर जाकर अपने घर में बात करते तो सब मंच पर रहकर इस तरह से बात करना, जहां पर फौदा का जो मेन एक्टर है वो आया था, वो एक बड़ी बात थी, मिनिस्टर थे, बाकी लोग थे, उन सब के बावजूद इस तरह की बात करना बहुत ही शर्मनाक था। विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर कश्मीर फाइल से जुड़े कलाकार हैं, इसीलिए स्वाभाविक तौर पर उन्होंने अपनी फिल्म का बचाव किया। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कश्मीर फाइल्स के इर्द गिर्द गर्मा गर्म राजनीति भी हुई थी। आज इस मोर्चे पर एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इजरायली फिल्म मेकर लेपर्ड ने जो कश्मीर फाइल्स को लेकर जो एक वक्तव्य दिया है, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। उसने जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर जो 42,000 लाशें गिरी हैं, जो यहां पर किलिंग्स हुई हैं, खून बहा है, उसका उसने मजाक उड़ाया है। और ऐसे लोग जो हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हुए, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो भारत की जो लोकतंत्र है उसका नजायज फायदा उठाते हुए, यहां पर जो बोलने की जो इजाजत है, पूरा जो है स्वतंत्रता है, उसका नजायज फायदा उठाते हुए हमारी धरती पर आके उन्होंने जो ये मजाक किया है, यह स्वीकार्य नहीं है। अगर यही बात हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल लीडर कहता तो भारतीय जनता पार्टी उसको, उसके संगठन, उसके खिलाफ उसके पुतले जलाना शुरू कर दिया। भाजपा फ्री में लोगों को दिखवा रही थी, प्रेरित कर रही थी लोगों, सब कुछ इसके लिए किया, प्रमोशन के लिए, सिर्फ इसलिए कश्मीरियों का दर्द नहीं था उनके मन में, उनके मन में नफरत फैला। यहां तक आते आते हमने आपको सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में बता दिया। अब लौटते हैं क्रिया पर, माने लापीत के बयान पर। इस सवाल का बड़ा वजन है कि लापीत ने जो कहा उसमें कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म की आलोचना थी या उस इतिहास को चुनौती दी गई थी, जिसमें ये बात साफ साफ दर्ज है कि कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उन्हें बेघर किया गया। अगर आप लापीत के काम और विचार पर एक नज़र डालेंगे तो आप उनकी बात को बेहतर संदर्भ में देख पाएंगे। एक बार फिर आपको डॉक्टर मुश्ताक से हमारी बातचीत का एक हिस्सा सुनाते हैं। इससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि इस जो लापीत का बयान है उससे इस ज्यूरी ने अपने आप को अलग कर लिया है। सुनिए। लापीत के जो दो सबसे फेमस मूवीज हैं, उनको 2019 का बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का भी अवार्ड मिला है और 2021 का कान फिल्म फेस्टिवल का भी ज्यूरी अवार्ड मिला है। जो दो उन्होंने, ये दो ही उनकी सबसे फेमस मूवीज हैं। उनकी इन दोनों कामों में थोड़ा सा एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। दोनों में वो जो बात कहते हैं वो अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली बात कहते हैं। और दूसरी मूवी 2021 में जिसको कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है, उसमें तो वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसको हम सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं, कि सरकार के दबाव में आकर मूवी बनाने वाले, फिल्म में काम करने वाले खुद ही अपने को दायरे में समेट लेते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी स्टोरी पे मूवी बनाई जाए जिससे सवाल खड़े किए जा सके। लापीत बहुत एक छोटे से, आजकल एक बहुत ही छोटा तबका हो गया है लिबरल्स का इजराइल में, उसके बड़े हीरो माने जाते हैं। इजराइल में एक लेफ्ट विंग अखबार है हारेट्ज खुद उनको आइकोनोक्लास्ट कहता है। जैसे आज भी ये जो इवेंट हुआ है, ये जो न्यूज आई है, उसमें हारेट्ज ने जैसे इसको कवरेज दिया है, उन्होंने स्टार्ट ही किया है द वेल नोन आइकोनोक्लास्ट। अब आइकोनोक्लास्ट वो होता है जो पहले से ही इस्टेब्लिश बिलीव्स को चैलेंज करता है, जो अथॉरिटी को नहीं मानता और पहले से उनके जहन में, उनकी समझ में जो कि रूढ़िवादी मान्यता है, उनको तोड़ने की कोशिश करता है। तो यायर लापिद उन लोगों में से है जो कहते हैं कि इजराइल में जैसे जैसे राइट विंग गवर्नमेंट्स आती गई हैं और कैसे बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 15-20 सालों से डोमिनेट कर रहे हैं, और अभी भी जैसे राइट विंग कोalition बना रहे हैं, वो
लापीद उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि इससे देश की कॉन्शियसनेस खत्म हो रही है, कि हम एज अ सोसाइटी बहुत राइट विंग की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अपने ही शासकों से सवाल करने की आदत छोड़ रहे हैं। बट इजराइल में जिस कम्युनिटी या फिर जिस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से लापीद बिलोंग करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रोग्रेसिवली बहुत छोटा होता जा रहा है, उसकी जगह बहुत कम होती जा रही है। लेवल्स पे बात है। एक तो यस, वो नॉन कन्फर्मिस्ट हैं, वो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि अगर मैं एक यहूदी हूं तो ये अज्यूम नहीं होना चाहिए कि मेरा विचार और मेरी सरकार का विचार सेम हो। वो जो एक 3 लेवल का आपने बात करी कि एक यहूदी होता है, एक इजरायली होता है और एक इजरायली सिटीजन होता है, वो उन लेवल पे जाते हैं, लेकिन उनका काम उससे अलग हटके इस बात पे ज्यादा है कि इजराइल की सरकार सारे इजरायली सिटीजन्स और उससे भी ज्यादा सारे यहूदियों की मान्यताओं को नहीं रिप्रेजेंट करते। और एक यहूदी होने के नाते ये जिम्मेदारी भी है हर सिटीजन की, हर यहूदी की, कि वो अपना ये अधिकार सुनिश्चित करें कि वो जब चाहे सरकार के डिसीजंस और सरकार की पॉलिसीज को चैलेंज कर सके। तो वो उन दोनों मामलों में एक नॉन कन्फर्मिटी की बात कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में यहूदी हैं, उन यहूदियों में से जो इजराइल में रहते हैं वो इजरायली सिटीजन्स हैं, लेकिन सारे इजरायली सिटीजन यहूदी नहीं हैं, क्योंकि 20% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं जिनको इजरायली अरब्स कहते हैं। तो वो उनको कई बार हाईलाइट करते हैं। उनकी जो 2021 की मूवी है उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से चलती है कि सरकार की तरफ से एक मूवी बनाने वाले को प्रपोजल आता है कि आप डेजर्ट में रहने वाले लोगों के ऊपर मूवी बनाइए, लेकिन उनको बता दिया जाता है कि ये चीजों को नहीं छेड़ना है, इस पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल बातों पे आप बात नहीं करेंगे। तो उस मूवी की स्टोरी के थ्रू भी लापीद यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे सरकारें एक के बाद एक ये करती आई हैं कि उन्होंने एक ढर्रा सेट कर दिया है कि चाहे आप एकेडमिक्स में हो, चाहे आप आर्ट और मूवी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप कल्चर से रिलेटेड काम करते हो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जो सरकार को क्रिटिसाइज कर सके या इंटरनेशनल लेवल पे सवाल उठाए जा सके। तो यस, वो नॉन कन्फर्मिस्ट है और वो अपने काम के थ्रू चैलेंज करते हैं इसको। डॉक्टर मुश्ताक को सुनने के बाद लापीद के बयान को लेकर हमारा आश्चर्य खत्म ना सही तो कुछ कम हो सकता है। लापीद एक कलाकार हैं, जाने माने फिल्मकार हैं, दुनिया भर में उनकी फिल्मों को सराहा गया है और उन्होंने कान जैसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में भी फिल्मों को जज किया है। कश्मीर फाइल्स पर उनकी टिप्पणी को इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जाए तो कोई बुराई नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि लापीद या किसी भी और फिल्मकार अथवा आलोचक की टिप्पणी को अंतिम नहीं माना जा सकता। मिसाल के लिए दी लल्लन टॉप सिनेमा के संपादक गजेंद्र सिंह भाटी ने हमसे बातचीत में बताया कि वो कश्मीर फाइल्स को ना प्रोपेगेंडा मानते हैं और ना ही अश्लील अथवा फूहड़, क्योंकि हर फिल्म अपने आप में एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती है। आपको वो पसंद आती है या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस प्रोपेगेंडा की विचार परंपरा से आते हैं या नहीं। गजेंद्र इस बात पर जोर देते हैं कि जिस अर्थ में हिटलर द्वारा बनवाई गई फिल्मों को प्रोपेगेंडा कहा जाता है, उसी अर्थ में कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा कहना सही नहीं होगा। हाँ, ये सवाल बना रहेगा कि प्रोपेगेंडा को प्रचार की सीमा को लांघ गया या नहीं। रही बात उसके चित्रण या क्राफ्ट के फूहड़ होने की, तो खाली सिनेमाई दृष्टि से कश्मीर फाइल्स कोई नई लकीर नहीं खींचती है, ना अपनी स्पष्टता और ना ही अपने कथित बोल्ड चित्रण के मामले में। गजेंद्र कहते हैं कि हमने उधम सिंह में भी एक बेहद प्रोवोकेटिव क्लाइमैक्स देखा, लेकिन वो हमें फूहड़ नहीं लगा, क्योंकि उस घटना को लेकर हमारा नज़रिया यही है कि उस पीड़ा को दर्ज किया जाना ज़रूरी था। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है जो कुछ पक्ष दिखाती है और कुछ को छिपा लेती है। ये कश्मीर पर बनी तमाम दूसरी फिल्मों से बहुत अलग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन को उसी भाषा में बयान किया जा सकता है जिसका इस्तेमाल कश्मीर फाइल्स ने किया, क्योंकि उस भाषा का इस्तेमाल किसी बेगुनाह को निशाने पर लेने के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए आलोचनाओं का स्वागत ज़रूरी है, सही गलत ऐतराज दर्ज कराना ज़रूरी है, ताकि हम देख सकें कि हम कहाँ चूके और कहाँ हम बेहतर हो सकते हैं। और जैसा कि लापीद ने कहा भी था, ये कला और जीवन के लिए अनिवार्य है। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब गौर कीजिए दिन की सुर्खियों पर।
पहली सुर्खी रिजर्व बैंक से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर को डिजिटल रुपी लॉन्च करने की घोषणा की है। डिजिटल रुपी यानी डिजिटल करेंसी। अभी हम जो करेंसी यूज़ करते हैं वो सिक्कों या नोट के रूप में होते हैं, जैसे 10 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट या 1 रुपये से 10 रुपये तक के सिक्के। ये सब रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए जाते हैं। अब आरबीआई जो डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा वो इसी करेंसी का डिजिटल रूप होगा। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम दिया गया है। ये करेंसी नोट की तरह ही मान्य होगी। इसका इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जा सकेगा। डिजिटल रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए किया जाएगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक मोबाइल फ़ोन या डिवाइस में स्टोर बैंकों के डिजिटल वॉलेट से डिजिटल रुपये का लेन देन किया जा सकेगा। रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए ये पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान डिजिटल रुपए का निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के लिए है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी बैंक ये सब लेन देन कर सकेंगे इन बैंकों पर। शहरी बैंकों की संख्या में आगे बढ़ोतरी की जाएगी। अगली सुर्खी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की एक मुलाकात से आई। एनएसए अजीत डोवाल और इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद महफूज ने आज भारत और इंडोनेशिया में संस्कृति, शांति और आपसी सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने में उलेमाओं की भूमिका पर पहली वार्ता का उद्घाटन किया। इस दौरान डोवाल ने कहा कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहीं भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इस्लामिक आबादी वाला देश है। उग्रवाद और आतंकवाद इस्लाम के अर्थ के ही खिलाफ हैं, क्योंकि इस्लाम का अर्थ शांति और कल्याण है। डोवाल ने उलेमाओं से इस्लाम के सहिष्णु और उदारवादी सिद्धांतों पर लोगों को शिक्षित करने की अपील की। Pivotal role to play. They have a leading role in educating the people on the original tolerant and moderate principles of Islam and countering radicalization and extremism with progressive ideas and thought. Our youth should receive special attention towards this end. They are often the primary target of radicalization, but if their energies are nurtured in the right direction, they can emerge as harbingers of change and building blocks of progress in any society. We need to work together to develop common narrative on de-radicalization. In a democracy, there is no place for hate speech, prejudice, propaganda, demonization, violence, conflict, and misuse of religion for narrow ends. डोवाल ने कहा कि लोकतंत्र में हेट स्पीच, पूर्वाग्रह आधारित प्रचार, हिंसा, टकराव और संकीर्ण उद्देश्यों के लिए, धर्म के दुरुपयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद प्रतिकूल प्रभाव से होने वाली मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वैक्सीन जोखिमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी पब्लिक डोमेन में थी। दरअसल पिछले साल 2 युवतियों की मौत कथित तौर पर वैक्सीन लेने के बाद हो गई थी। युवतियों के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हुई कथित मौतों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि वैक्सीन लेने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स का भी पता लगाया जाए। इसके लिए एक विशेष पैनल बनाने का आग्रह भी किया गया था। पैनल को इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए उपायों की खोज करने का आदेश देने की बात भी कही गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसके जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन से हुई मौतों की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि मृतकों और उनके परिजनों के प्रति उसकी पूरी हमदर्दी है, लेकिन वैक्सीन से होने वाले किसी भी तरह के साइड इफेक्ट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट में दिए अपने जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, लेकिन इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अगली सुर्खी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी है। आरटीआई से मिली एक जानकारी के मुताबिक 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत के बाद से अक्टूबर 2022 तक बिक चुके कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करीब 65% की बिक्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता ब्रांचेस से हुई है। कोमोडोर लोकेश बत्रा रिटायर्ड की ओर से लगाए गए आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने बताया कि मुंबई के 2,742 करोड़ 12 लाख रुपए, कोलकाता से 2,387 करोड़ 71 लाख रुपए, हैदराबाद से 1,885 करोड़ 35 लाख रुपए और दिल्ली से 1,519 करोड़ 44 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। लेकिन जब इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को
भुनाने की बात आती है तो इसमें स्टेट बैंक का दिल्ली ब्रांच टॉप पर आ जाता है, जहां तक कुल बॉन्ड्स का 62% हिस्सा भुनाया गया है। दिल्ली में 6,748 करोड़ 97 लाख रुपए, हैदराबाद में 1,384 करोड़ रुपए, कोलकाता में 1,012 करोड़ 98 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स भुनाए गए। माने सबसे ज़्यादा पैसा आया मुंबई से और सबसे ज़्यादा भुनाया गया दिल्ली में। अगली सुर्खी गुजरात से है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो गया। प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आए एक बयान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल 28 नवंबर को एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताते हुए उनकी तुलना रावण से कर दी थी। आप भी ये बयान सुन लीजिए। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? खड़गे के इस बयान पर बीजेपी की ओर से भी जवाब आया है, सुनिए। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। चुनाव प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सत्ता के दावेदारों से आपके हिस्से के सवाल लगातार जारी हैं। पॉलिटिकल इंटरव्यूज की हमारी सीरीज जमघट में आज आप देख सकते हैं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल का इंटरव्यू। राजकोट में BBA BCom के पेपर लीक होते हैं, सूरत में लीक होते हैं, महसाणा में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा लीक होती है, PGVCL के क्लर्क की परीक्षा लीक होती है, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हेड क्लर्क के एग्जाम का पेपर लीक होता है, एक और पर्चा लीक होता है, पुलिस गिरफ्तारी करती है, जो लोग मिलते हैं उनमें भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। गुजरात का युवा ये जानना चाहता है कैसे पेपर लीक हो जाता है, क्यों नहीं नजीर बनती है। आप पर इल्जाम है कि आपने देश की सरकार के द्वारा ड्रग्स कंट्रोल के लिए जो तयशुदा मानक हैं उनका उल्लंघन करके रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल किए और भाजपा के कार्यालय से बंटवाए। क्या हम किसी को मदद कर रहे हैं, उसकी जान बच रही है, तो वहाँ वो हम कहीं से भी लाए हो तो भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर तो नहीं जाना चाहिए। भूपेंद्र पटेल नाम के CM पर सिक्का चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष का। मैं स्पष्ट था कि जिसको भी पार्टी टिकट तय करेगी मैं उसको जिताने के लिए काम करूँगा। ये इंटरव्यूज आप हमारी ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया साइट्स पर देख सकते हैं। हमारे ऐप पर ही लाइव क्विज खेलकर आप इनाम भी जीत सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे क्विज लाइव होगी। क्विज खेलने पर इनाम भी है। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें तुरंत 100 रुपये का इनाम भेजा जाएगा। आज के शो में इतना ही। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।